ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इससे पहले की वीडियो में प्रत्यक्ष मराठा शासन, उसके साथ-साथ सूबेदार शासन को देख लिया है। अब उसके आगे हम ब्रिटिश नियंत्रण काल देखेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश के अधीन छत्तीसगढ़ जो है 1818 में आता है। तो यह जो है ब्रिटिश अधीन शासन चलेगा, जहाँ ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया जाएगा। तो इस अवधि को देखेंगे। अब आज की वीडियो में हम ब्रिटिश अधीक्षक, साथ ही पुनः मराठा शासन देखेंगे और मराठा का जो प्रशासन व्यवस्था था उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो आपको मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति कंप्लीट हो चुका है और छत्तीसगढ़ का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट है, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो हम ब्रिटिश नियंत्रण काल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये घटना पहले यहाँ पृष्ठभूमि दिया गया है। ब्रिटिश नियंत्रण काल स्थापित होने से पहले की क्या क्या घटनाएं घटित हुई, जिससे कारण ब्रिटिश नियंत्रण छत्तीसगढ़ में आया है। तो देखिए, सबसे पहले 22 मार्च 1816 को रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो नागपुर के शासक थे रघुजी द्वितीय, उनकी मृत्यु हो जाती है 22 मार्च 1816 को। देखिए, उनकी पत्नी का नाम बांकाबाई था, उनके सलाहकार थे धर्मजी और उनके पुत्र थे परसो जी। और परसो जी उनके पुत्र थे, तो इनके बाद रघुजी द्वितीय के बाद जो है शासक बनते हैं परसो जी। और इनके भाई थे रघुजी द्वितीय के वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले, उनके पुत्र हैं अप्पा साहब भोसले। तो अप्पा साहब भोसले रघुजी द्वितीय जो है मृत्यु से पहले इन्हें परसो जी का सहयोग करने के लिए कहे रहते हैं, परंतु अप्पा साहब जो है स्वयं सत्ता की चाह रखते थे, इस कारण उनके द्वारा षड्यंत्र किया जाएगा। तो देखिए, अब इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश नियंत्रण काल प्रारंभ होता है अप्पा साहब की महत्वाकांक्षा के कारण। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इससे पहले देखिए थे हम 27 अप्रैल 1816, इससे पहले भी देखे हैं 27 अप्रैल 1816 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग और अप्पा साहब के मध्य संधि होता है। तो सबसे पहले 27 अप्रैल 1816 को अंग्रेज और अप्पा साहब के मध्य संधि हुआ। उसके पश्चात 9 जून 1816 को संधि का मूर्त रूप दिया गया, जिसमें शर्त रखा गया मराठा अंग्रेजी सेना रखेगी, इसके एवज में 75 लाख रुपए अंग्रेजों को देने होंगे। तो यह संधि किया जाता है अप्पा साहेब द्वारा। उसके बाद देखिए, इन्हीं के कारण जो है 1 फरवरी 1817 को परसो जी भोसले की रहस्यात्मक मृत्यु हो जाती है। तो अप्पा साहब द्वारा ही परसो जी भोसले को मरवा दिया जाता है 1 फरवरी 1817 को। ये भी देख चुके हैं 10 फरवरी 1817 को परसो जी की पत्नी काशीबाई का सती होना होता है। तो सती हो जाती है उनकी पत्नी काशीबाई, परसो जी की पत्नी है। उसके पश्चात 21 अप्रैल 1817 को रघुजी तृतीय के अल्पायु होने के कारण अप्पा साहब नागपुर राज्य के उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो परसो जी के पुत्र थे रघुजी तृतीय, वे अल्पायु होते हैं, इस कारण अप्पा साहब को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय को, अंग्रेज विरोधी थे, जो अंग्रेज विरोधी थे, देखिए तो पूना में है उस समय पेशवा, मराठों में सबसे प्रमुख थे पेशवा। तो पेशवा में बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था इनके समकालीन, तो वे अंग्रेजों के विरोधी थे। अप्पा साहब जो है उनसे मिल जाते हैं, उनकी सेना के साथ हाथ में ले लेते हैं, उनकी सेना के साथ मिल जाते हैं अप्पा साहेब और अंग्रेजों को फिर से धोखा दे देते हैं अप्पा साहेब। फिर 27 नवंबर 1817 को सीताबाड़ी का युद्ध होता है। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य होता है, जिसमें मराठाओं का जो नेतृत्व बाजीराव द्वितीय द्वारा किया जाता है। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई। अंततः मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये सीताबड़ी के युद्ध में मराठे हार जाते हैं और अंग्रेजों को संधि को स्वीकार करना पड़ता है। देखिए, 6 फरवरी 1818 को अप्पा साहब और अंग्रेज अधिकारी जेनकिंस के मध्य समझौता होगा। तो अब इनके मध्य क्या समझौता होगा, देखिए इसमें प्रावधान रखा जाता है। सबसे पहला प्रावधान क्या है, रघुजी तृतीय ने के वयस्क होने तक अप्पा साहब शासन करेंगे, पहला प्रावधान। दूसरा है, राजा रेजिमेंट के आदेशानुसार काम करेंगे। तो राजा जो है रेजिमेंट के आदेश के अनुसार ही काम करेंगे। तो रेजिमेंट जो है नागपुर क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी होते थे, तो उन्हीं के अनुसार काम करेंगे। भोसलों के अधीन क्षेत्रों जैसे ग्वालियर, बरार, छत्तीसगढ़, सरगुजा और जबलपुर में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था रहेगी। तो नागपुर के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र थे ग्वालियर, बरार, छत्तीसगढ़, सरगुजा, जबलपुर, तो इन क्षेत्रों में भी अंग्रेज जो है शासन करेंगे और इसके लिए वो जो है ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। देखिए, 15 मार्च 1818 को गोंड राजाओं को उकसाने के आरोप में राजमहल में अप्पा साहब को कैद कर लिया गया।
तो गोंड राजाओं को उकसाने का कार्य करते हैं अप्पा साहब, इसलिए उन्हें राजमहल में ही कैद कर लिया जाता है। उसके पश्चात 3 मई 1818 को अप्पा साहेब सैनिकों को चकमा देकर इलाहाबाद से असीर होते हुए लाहौर पहुंचते हैं। तो वहां से सैनिकों को चकमा देकर इलाहाबाद और असीर के रास्ते होते हुए वे लाहौर पहुंचते हैं। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस द्वारा मराठा राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण संबंधी घोषणा कर दिया जाता है। तो इस तिथि को याद रखेंगे, 31 मई 1818 को जेनकिंस द्वारा मराठा राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण संबंधी घोषणा करते हैं, जिस घोषणा के अनुसार रघुजी तृतीय की आवश्यकता समाप्त होने तक की यह मराठा राज्य जो है ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन रहेगा। यही घोषणा किया जाता है 31 मई 1818 को। तो देखिए 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ में अंग्रेज शासन के अधीन आया है। तो छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेज शासन के अधीन 1818 में आया है। तारीख पूछा जाए घोषणा की तो 31 मई 1818 को होगा। फिर 1840 में 44 वर्ष की आयु में अप्पा साहब की मृत्यु हो जाता है। इनको भागते फिरते जो है इनकी मृत्यु हो जाता था 1840 में। अब हम यहाँ से देखेंगे ब्रिटिश अधीक्षक काल। तो ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट का अवधि जो है चलेगा तो 1818 से 1830 तक के चलेगा। 1830 में रघुजी तृतीय वयस्क हो जाते हैं, फिर उन्हें फिर से सौंप दिया जाएगा मराठा शासन। तो इनका इसे उपनाम दिया जाता है आंग्ल मराठा शासन के नाम से भी जानते हैं, या अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन के नाम से भी जानते हैं इस अवधि को। नियुक्ति देखिए, छत्तीसगढ़ के में प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई, जिन्हें नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना रहता है। ठीक, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? नागपुर के रेसिडेंट जो है इसकी नियुक्ति करते थे, उन्हीं के अधीन रह के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालते थे। तो क्रम देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान 6 ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उन 6 ब्रिटिश अधीक्षक के हम अभी डिटेल से पूरा विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे। इससे पहले इनके नाम हम देख चुके थे। कैप्टन एडमंड एगेन्यू के पश्चात फिर बनते हैं हंटर सैंडिस विल्किंसन बनेंगे, उसके बाद क्रॉफर्ड। तो ये जो है 6 अधीक्षक रहेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक काल में। देखिए, सबसे पहले कैप्टन एडमंड बनते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक था कैप्टन एडमंड। तो इनका शासन देखिए 1818 ईस्वी में रहता है। नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन थे। इनकी राजधानी रतनपुर। तो ये जो है रतनपुर ही राजधानी में शासन करते हैं कुछ समय के लिए। इनके समय में विद्रोह 1818 में ही डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह होता है। तो डोंगरगढ़ के जमींदार को विद्रोह की प्रेरणा अप्पा साहब से प्राप्त होता है। तो अप्पा साहब से ही उन्हें प्रेरणा मिलता है विद्रोह करने का। देखिए, दमन, इस विद्रोह का दमन ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड के कूटनीतिक चाल चलते हुए खैरागढ़ के जमींदार, संभवतः उस समय जो है टिकैत राय खैरागढ़ के जमींदार थे, उन्हीं के सहयोग से किया गया था। और सहयोग के बदले में खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ की जमींदारी उसे प्रदान कर दी जाने की बात कही थी। और इसी तरह एडमंड द्वारा डोंगरगढ़ के विद्रोह का दमन आसानी से कर दिया गया और परिणाम स्वरूप खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र भी प्राप्त हो जाता है। तो ये कैप्टन एडमंड के समय में बस एक ही महत्वपूर्ण घटना है, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। उसके बाद देखिए अगला होते हैं कैप्टन पी वांस एगेन्यू। तो कैप्टन एगेन्यू, इनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके शासनकाल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इनका शासनकाल भी बहुत लंबे टाइम का रहेगा, 1818 से 25 तक के। 1818 से 1825 तक के इन्होंने राजधानी रायपुर को बना लिया जाता है इनके द्वारा। तो देखिए, प्रशासनिक कार्यों में इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचों का पुनर्गठन किया है, जिसके अंतर्गत देखेंगे हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले इनके द्वारा राजधानी परिवर्तन किया जाता है। तो 1818 ईस्वी में ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो एगेन्यू द्वारा रायपुर को राजधानी बनाया गया। उसके पश्चात परगनों का पुनर्गठन किया गया। तो पहले जो है 27 परगने विट्ठल राव, सूबेदार शासन में विट्ठल राव दिनकर के द्वारा 27 छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में कन्वर्ट किया गया था। 27 परगनों में अब इस 27 परगनों को एगेन्यू द्वारा पहले 8 परगनों में बदला जाएगा। उसी के कुछ समय बाद जो है 8 को 9 परगना में कर दिया जाएगा। ठीक, तो 8 परगनों में सीमित कर दिया जाता है, किंतु कुछ समय बाद इसे 9 परगना कर देते हैं। अब ये परगने के नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूरे 9 परगने का नाम आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले है रतनपुर परगना और रायपुर परगना। ठीक, रतनपुर, रायपुर, उसी के पास देखिए धमतरी परगना और दुर्ग, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद, राजहरा और बालोद सबसे लास्ट में जोड़ा गया परगना है, 9वां परगना, जो 1820 ईस्वी में शामिल किया गया था। बाकी सभी परगना 1818 में बने थे, 8 परगना। बालोद जो है 1820 में शामिल होता है। देखिए, रतनपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौल, राजहरा। और इसमें सबसे बड़ा परगना था रायपुर परगना और सबसे छोटा परगना था राजहरा परगना। तो इसे याद रखेंगे आप। देखिए, रायपुर परगना के अंतर्गत कोटा, तरेंगा और सिमगा, ये क्षेत्र रायपुर परगने के अंतर्गत आता है। तो इसे पूछा भी गया है पीएससी के द्वारा, कोटा, तरेंगा और सिमगा जो है रायपुर परगना के अंतर्गत आते हैं।
परगनों का आकार देखें तो परगनों का आकार निर्धारित किया गया था वह 180 मील लंबा होना चाहिए और 120 मील चौड़ा निर्धारित किया गया था। परगनों का आकार 180 मील लंबा और 120 मील चौड़ा। और प्रशासनिक सुधारों में देखें तो व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल का पद समाप्त कर दिया जाता है इनके द्वारा। तो अधीक्षकों द्वारा, ब्रिटिश अधीक्षक द्वारा पटेल का पद समाप्त कर दिया जाता है, जबकि गौटिया का पद यथावत रखा जाता है। तो गौटिया ग्राम का प्रमुख होता था, उनका पद यथावत रहेगा और पटेल का पद जो है समाप्त कर दिया जाएगा। उनके स्थान पर क्या क्या नए पदों का नियुक्ति किए जाते हैं देखिए। तो सबसे पहले बरार पांडे, पोद्दार और अमीन, ये 3 पद का नाम याद रखना है। ये ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बरार पांडे, पोद्दार और अमीन, प्रत्येक परगने में बरार पांडे, पोद्दार और अमीन होते थे। सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था किया गया। तो देखिए भू राजस्व में क्या क्या सुधार किए गए हैं गेन्यू द्वारा। इन्होंने भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में वसूल करने का प्रावधान किया। तो 3 किस्तों में जो है अब लगान दिया जा सकता है भू राजस्व, जिसमें वर्ष में 3 तिथि निर्धारित की गई थी। तो सबसे पहले 5 नवंबर, 5 फरवरी और 5 अप्रैल। तो इन 3 तिथियों को 3 किस्तों में देना रहता है भू राजस्व को, 5 नवंबर, 5 फरवरी और 5 अप्रैल को। प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20 से 30 गांवों के लिए पांड्य नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रत्येक परगने में अमीन होते थे, अमीन पटवारी को समान रहते थे अमीन, और 20 से 30 गांव के लिए पांड्य, ये कर वो करते थे, संचय करते थे, पांड्य नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ठीक, तो ये भू राजस्व सुधार है। इनके आर्थिक सुधारों में देखें तो वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया गया। तो सबसे पहले वस्तु विनिमय ज़्यादा प्रचलित था, उसके स्थान पर इनके द्वारा मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया गया। जमींदारों के साथ संबंध। अब इनके जमींदारों के साथ कैसे संबंध थे। तो सब सोना खान के जमींदार द्वारा जब्त की गई खालसा भूमि को पुनः प्राप्त किया गया था गेन्यू द्वारा। जमींदारों के संबंधों को स्पष्ट एवं नियमित बनाने के लिए इकरारनामा दस्तावेज बनाया गया। तो इकरारनामा दस्तावेज जमींदारों और अंग्रेजों के मध्य जो संबंध थे उसको दर्शाने के लिए इकरारनामा दस्तावेज बनाया गया था। देखिए सिंचाई साधनों का विकास। इनके समय सिंचाई साधनों का विकास हुआ था। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर प्रवाहित नदियों के जल प्रबंधन के अनुसार सिंचाई के उत्तम साधनों हेतु नहर एवं स्टाम डैम का समुचित स्थानों में निर्माण करवाया गया। साथ ही सैन्य सुधारों में देखिए सैनिक कार्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 3000 घोड़े निर्धारित किए गए एवं यहाँ के लिए अंतरिम अनियमित सेना का गठन किया गया था। ठीक, समझौता बस्तर एवं जयपुर जमींदारी के मध्य कोटपाट परगना संबंधी विवाद को सुलझाया था। तो बस्तर और जयपुर की जमींदार के मध्य कोटपाट परगना से संबंधित विवाद हुआ था, उसे भी गेन्यू द्वारा सुलझाया गया था। इसे भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे प्रश्न को पूछे जाते हैं। प्रमुख इनके कार्यकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं उन्हें यहाँ दिया गया है। तो देखिए इनके कार्यकाल में 1818 का नवागढ़ विद्रोह हुआ था। नवागढ़ विद्रोह ये महारसिया के जमींदार थे, उनके द्वारा किया गया था नवागढ़ विद्रोह। महारसिया जमींदार के द्वारा नवागढ़ विद्रोह 1818 में। 1818 से 25 में गोड़ विद्रोह हुआ था। धमधा के गोड़ राजा के द्वारा किया गया था 1818-25 में गोड़ विद्रोह। 1829 में सोना खान का विद्रोह होता है। रामसाय, ये जो है रामसाय वीर नारायण सिंह के पिता थे, उनके द्वारा सोना खान विद्रोह किया गया था 1819 में। इसका दमन कैप्टन मैक्सन द्वारा किया जाता है। और इसी समय 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ रहता है, जिसके नेतृत्व गेंद सिंह किए रहते हैं, जो परलकोट के जमींदार रहते हैं गेंद सिंह, और इसका दमन करते हैं कैप्टन पेबे। इसी समय देखने को मिलता है सावंत भारती का विद्रोह, इनके शासनकाल में ही हुआ था गेन्यू में सावंत भारती का विद्रोह, जो सावंत भारती द्वारा किया गया था। इनके संबंध में तथ्य याद रखेंगे। जेनकिंस ने 1818 ईस्वी में रतनपुर की यात्रा की थी। तो जेनकिंस जो है गेन्यू के समय ही 1818 में रतनपुर की यात्रा करते हैं। मिस्टर गेन्यू व महिपाल देव की भेंट 1819 ईस्वी में धमतरी के राजूर में हुआ था। महिपाल देव बस्तर के शासक थे गेन्यू के समकालीन। महिपाल देव उनकी भेंट जो है 1819 में धमतरी के राजूर नामक स्थान में हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर देखिए गेन्यू के पश्चात जो है कैप्टन हंटर कुछ समय के लिए अधीक्षक बनते हैं। 1825 में कैप्टन हंटर कुछ समय के लिए अधीक्षक बनेंगे। उसके पश्चात फिर कैप्टन सैंडीज बनेंगे 1825 से 1828 तक के। तो इनका भी कार्यकाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सैंडीज का। इसमें जो है पूरा ये अंग्रेजी सरकार जो है अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा विकास करेंगे अपने प्रति। तो देखिए इनके संबंध में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगे, उन्हें देखेंगे। तो चलिए
कैप्टन सैंडिस का शासनकाल था 1825 से 1828 ईस्वी तक। इनके दिया देखिए अधिकार इन्हें क्या क्या, एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न थे ये, तो इन्हें ज़्यादा अधिकार दिया गया था। सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। तो पहले सैनिक असैनिक सिर्फ सैनिक अधिकार दोनों नहीं थे, अब जो है दोनों अधिकार जो है कैप्टन सैंडिस को दिए गए ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू की सलाह पर। तो पहले एगेन्यू जो है इस अधिकार की मांग किए रहते हैं पर उन्हें नहीं मिल पाता है, वो जो अधिकार है कैप्टन सैंडिस को दिया जाता है। संचार माध्यम का विकास इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ किनके कार्यकाल में हुआ है, कैप्टन सैंडिस के। ताहूदारी प्रथा, तो इनके द्वारा ताहूदारी प्रथा स्टार्ट किया जाता है और सबसे पहले लोरमी 1826 में और तेरेंगा 1828 में नामक दो ताहूदारी का निर्माण करते हैं। लोरमी और तरेंगा, लोरमी 1826 में और तरेंगा 1828 में। तो यहाँ से ताहूदारी प्रथा प्रारंभ होते हैं सैंडिस द्वारा। इनके समय भाषा देखिए, सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी भाषा को कर दिया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा का विकास और साथ में कैलेंडर के रूप में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया जाएगा। 1 मई 1828 को ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया गया, जो हिंदू और मुस्लिमों में प्रचलित वर्ष के स्थान पर लाया गया था। इनके समय जो है बहुत सारे समझौते कराए गए। बस्तर, कांकेर और जयपुर करद राज्यों के बीच विवाद में समझौता कराया था। तो बस्तर, कांकेर, जयपुर के राज्यों के बीच समझौता कराया। बस्तर और करौंद कालाहांडी क्षेत्र को कहते थे। जमींदार का विवाद इन्हीं के समय सामने आया था, उनसे भी इनके द्वारा समझौता कराया गया। सत्ता प्राप्ति हेतु रघुजी तृतीय एवं अंग्रेजों के मध्य 13 दिसंबर 1826 को एक समझौता हुआ था। तो 13 दिसंबर 1826 को इन्हीं के कार्यकाल में रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य एक सत्ता समझौता होता है। इनके बाद देखिए कैप्टन विल्किंस बनते हैं 1828 में। इनका भी शासनकाल कुछ समय के लिए ही रहता है, तो इनके संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। कैप्टन विल्किंसन के संबंध में 1828 में शासन किया, इतना याद रखना है। फिर अंतिम अधीक्षक रहते हैं कैप्टन क्रॉफर्ड, 1828 से 30 ईस्वी तक रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है। नवीन समझौता 27 दिसंबर 1829 को सत्ता प्राप्ति हेतु रघुजी तृतीय एवं नागपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट थे मिस्टर बिल्डर अब रेजिडेंट हो चुके थे। इनके मध्य समझौता होता है 27 दिसंबर 1829 को, ठीक, जिसके तहत सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा 6 जून 1830 को। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति किया गया 6 जून 1830 को। तो देखिए इसी समझौते के तहत जो है 27 दिसंबर 1829 को हुए सत्ता समझौते के तहत 6 जून 1830 को जो शासन था वह रघुजी तृतीय को सौंपने का समझौता हुआ था। तो इसी तारीख से 6 जून 1830 से ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति माना जाता है। देखिए सत्ता का हस्तांतरण 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों की ओर से भोसला शासन के साथ एक संधि हुई, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रशासन भार पुनः भोसला शासक रघुजी तृतीय द्वारा नियुक्त अधिकारी कृष्णराज अप्पा को सौंप दिया जाता है। तो रघुजी तृतीय के नियुक्त अधिकारी थे कृष्णराज अप्पा, उन्हें सौंपा जाता है। भोसलों को सत्ता का यह हस्तांतरण 6 जून 1830 को संपन्न हुआ था। तो इस तिथि को याद रखेंगे, 6 जून 1830। अब यहाँ देखिए इनके जो कार्यकाल थे ब्रिटिश अधीक्षक के, वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके अवधि के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्न ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों के सेवा काल के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो उनके सेवा क्रम में तो सबसे पहले कौन थे, एडमंड थे, एडमंड। उसके बाद कौन हुए, एगेन्यू हुए, ठीक। एगेन्यू के बाद हंटर होते हैं, हंटर के बाद सैंडिस, सैंडिस के बाद विल्किंसन और उसके बाद अंतिम बढ़ते हैं क्रॉफर्ड, कैप्टन क्रॉफर्ड, ठीक। तो इन 6 को क्रम से याद रखना है। तो यहाँ देखिए कैप्टन क्रॉफर्ड दिया है, मेजर एगेन्यू, सैंडिस और एडमंड। तो सबसे पहले एडमंड हो जाएगा, तो 4 पहले हो गया। फिर दूसरा एगेन्यू हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद सैंडिस होते हैं, तो 3, और लास्ट अंतिम है क्रॉफर्ड 1। तो पहला में 4 रहेगा, पहला में 4 किस में है, 3 में सी में है, और लास्ट में 1 रहेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए उसके बाद फिर आगे अब हम पढ़ेंगे पुनः भोसला प्रशासन। तो 6 जून 1830 को अब भोसलों के हाथों में फिर से शासन चला जाता है, जिसे पुनः भोसला शासन स्थापित हो जाएगा। इस समय शासन करेंगे रघुजी तृतीय। जो भोसला शासन कब से कब तक चलेगा, 1830 से 1854 तक के चलेगा। तो इतने ही अवधि के लिए चलेगा पुनः भोसला शासन। रघुजी की मृत्यु के पश्चात जो है फिर से यह है पूरी तरह से जो प्रशासन है वह अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो पूर्णतः अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाएगा 1854 में रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात।
तो देखिए सन 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके शासनकाल में भारतीय रियासतों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सन 1829 में अंग्रेजों और भोसले शासक रघुजी तृतीय के मध्य संधि हुई, जिसके पश्चात मराठा शासकों को उनका राज्य निर्धारित शर्तों के साथ सौंप दिया गया। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ का शासन जिलेदार के माध्यम से संचालित किया। तो छत्तीसगढ़ में जिलेदार के माध्यम से संचालन करेंगे। 6 जून 1830 को ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड ने भोसले प्रतिनिधि कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया था। अब देखिए रघुजी तृतीय के समय ताहूदारी व्यवस्था। तो ताहूदारी व्यवस्था सैंडिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे आगे और विस्तार किया जाता है रघुजी तृतीय द्वारा। तो पहले दो थे, कौन कौन से? लोरमी, जो कि 1826 में बना था, और दूसरा था तरंगा, जो कि 1828 में बना था। तो ये दो ताहूदार थे। उसके बाद जो है रघुजी के द्वारा इसका विस्तार किया जाता है और दो और नए ताहूदार बढ़ते हैं। तो सिरपुर और लवन, सिरपुर 1843 में और लवन जो है 1848 में, ये दो नए ताहूदारी जो है रघुजी तृतीय द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सिरपुर 1843 और लवन 1848। इनके समय में सुधार कार्य हुए थे, उन्हें देखिए। तो इनके समय में कौन कौन से सुधार कार्य हुए? तो सबसे पहले ठगों का दमन किया गया 1830 में। छत्तीसगढ़ में ठगों, मुल्तानियों की मुखिया सलावत उदाउसन, प्यारे जमादार, हीरा नायक, उमर खां व दिलावर थे। ये अपने लूट का 1/4 हिस्सा स्थानीय जमींदारों को दिया करते थे। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के आदेश पर कर्नल स्लिसमैन ने 1830 तक इनका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। तो देखिए विलियम बेंटिक जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के द्वारा ठगों का दमन करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। उनके आदेश में जो है कर्नल स्लिसमैन द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ठगों का दमन किया गया। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए जबलपुर में औद्योगिक विद्यालय खोले गए थे। उनकी शिक्षा के लिए भी औद्योगिक विद्यालय खोले गए जबलपुर में ठगों के बच्चों के लिए। अब अगला देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो 1831 में विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा पर बैन लगाया जाता है। भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर निषेध किया और छत्तीसगढ़ में 1831 में अधिनियम के माध्यम से सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इस समय छत्तीसगढ़ में सती प्रथा विद्यमान थी। यह एक अमानवीय व क्रूर प्रथा थी। इस पर रोक लगाने का आदेश रघुजी तृतीय द्वारा सितंबर 1831 में किया गया। तो रघुजी तृतीय जो है इसमें सितंबर 1831 में सती प्रथा प्रतिबंध लगाते हैं अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1829 को इस प्रथा के उन्मूलन हेतु पहले से ही आदेश प्रसारित कर दिया था। तो इनके द्वारा 4 सितंबर को 29 में किए थे। 2 साल बाद जो है सितंबर 1831 में रघुजी तृतीय द्वारा यह भी आदेश प्रसारित किया गया। उसके बाद तीसरा है नर बलि प्रथा पर रोक। तो इसी समय मेरिया विद्रोह देखने को मिलता है बस्तर में, क्योंकि नर बलि प्रथा को प्रतिरोध जो है इन्हीं के समय में लगा था। तो नर बलि प्रथा पर रोक भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग बने थे। 1843 से 45 में नर बलि प्रथा पर रोक लगा। इसके बावजूद बस्तर व करौद जमींदारों में यह प्रथा प्रचलित थी। इस संबंध में एकमात्र अभिलेख छिंदक नागवंशी शासक मधुरांतक देव का राजपुर ताम्रपत्र है। तो छिंदक वंशी शासक पढ़े थे मधुरांतक देव, उनके राजपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि माणिक्येश्वरी देवी के नियमित रूप से नरबली हेतु राजपुर नामक ग्राम दान दिया गया था। तो यहाँ से उनके संबंध में जानकारी प्राप्त होता है नरबली प्रथा के संबंध में। नरबली प्रथा पर रोक लगाने हेतु जॉन कैंपबेल को ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में तैनात किया गया था, जिन्हें सेना के अधिकारियों का हर संभव सहायता प्राप्त था। परिणामतः इनके नेतृत्व में इसे कानूनी अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया नरबली प्रथा को। तो ठगों का दमन, सती प्रथा प्रतिबंध और नरबली प्रथा प्रतिबंध, ये सब इनके रघुजी तृतीय के कार्यकाल में हुए हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया। 1830 से 1854 तक की जिलेदारी व्यवस्था चला है। इस क्षेत्र को जिला कहा जाता है। तो देखिए जिले को जो है मराठी में जिला कहा जाता है तथा प्रशासक को जिलेदार कहा जाता है। इसके मुख्यालय रायपुर था। जिलेदारी व्यवस्था को प्रारंभ उनके मुख्यालय रायपुर था। नियुक्त करता रघुजी तृतीय द्वारा जिलेदार की नियुक्ति किया जाता था। 1830 से 1834 की अवधि में छत्तीसगढ़ में कुल 8 जिलेदार नियुक्त किए गए। फिर इन जिलेदारों का नाम आपको याद रखना है क्रम से, इनके भी नाम क्रम से पूछे जाते हैं। तो 8 जिलेदार सबसे पहले थे कृष्णराव अप्पा। छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार हैं कृष्णराव अप्पा। तो देखिए कृष्ण अमृत, तो कृष्ण अमृत अमर है कृष्ण, तो कृष्ण अमृत। उसके बाद सदरुद्दीन, मुसलमान जिलेदार है, एकमात्र मुस्लिम जिलेदार बनते हैं सदरुद्दीन। उसके बाद देखिए दुर्गा प्रसाद और इंदुक राव। तो दुर्गा और इंदु, दो लड़कियों के नाम जैसे हैं, दुर्गा और इंदुक, तो दुर्गा प्रसाद और इंदुक राव।
फिर है सखाराम बापू, सखाराम बापू, फिर गोविंद बोलो, फिर गोपाल बोलो। तो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, ऐसे तो पहले गोविंद आता है, बाद में गोपाल आता है। तो इस प्रकार याद रखेंगे। तो गोपाल राव जो है छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार हैं। तो इन 8 जिलेदारों का नाम आपको याद रखना है क्रम से। तो कृष्णरावप्पा अमृत, कृष्ण अमृत, सदरुद्दीन, दुर्गा इंदुक, दुर्गा इंदुक, सखाराम बापू, फिर गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। ठीक, तो हो गया ये क्या, 8 जिलेदार। देखिए इसका अंत किया जाता है जिलेदार व्यवस्था का चार्ल्स सी इलियट द्वारा। चार्ल्स सी इलियट ने 1854 में शासन प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और ये जिलेदार व्यवस्था को जो है खत्म किया जाता है। तो शासन प्रशासन को सभी को 1854 में चार्ल्स सी इलियट के हाथ में आ जाता है, छत्तीसगढ़ संभाग का पूरा। अब चलिए इस इनके समय में कुछ विद्रोह भी हुए हैं। इनके शासनकाल में 4 विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले धमधा का गोंड विद्रोह 1830 में, बरगढ़ का जमींदार विद्रोह 1833 से 45 तक के, तारापुर विद्रोह हम देखे हैं बस्तर क्षेत्र में, इसे डिटेल से पढ़ चुके हैं तारापुर और मेरिया विद्रोह को। तो आप जो जनजाति विद्रोह वाला टॉपिक वीडियो डाला हुआ है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तारापुर विद्रोह 1842 से 54 तक के चलता है और मेरिया विद्रोह 1842 से 63 तक के चलता है। तो ये मेरिया विद्रोह जो है नरबलि प्रथा के विरोध में किया जाता है। तो नरबलि प्रथा के विरोध में मेरिया, तो नरबलि प्रथा इस समय प्रतिबंध किया गया था, इसी कारण यह विद्रोह होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए धमधा विद्रोह और बरगढ़ विद्रोह को यहाँ डिटेल दिया हुआ है। धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह 1830 में होता है। इसका नेतृत्व धमधा के गोंड राजा द्वारा किया जाता है। कारण क्या होता है, जिलेदार के शोषणकारी कार्य से असंतुष्ट थे, इस कारण जो है इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। इसका दमन कृष्णराव अप्पा ने अंग्रेजों के सहयोग से इसका दमन किया था, इस विद्रोह का। आगे देखिए बरगढ़ का विद्रोह 1833 से 1845 ईस्वी में हुआ। बरगढ़ का विद्रोह, इसके नेतृत्व करते थे अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह। तो यह कहाँ होता है, बरगढ़ का विद्रोह, बरगढ़ में। यह रायगढ़ रियासत के शासक इसके लिए कौन से मदद करते हैं दमन के लिए, रायगढ़ रियासत के शासक थे देवनाथ सिंह। वे अंग्रेजों के आदेश पर इसका दमन कर देते हैं बरगढ़ विद्रोह का। अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह द्वारा किया गया विद्रोह बरगढ़। याद रखेंगे देवनाथ सिंह के पुरस्कार स्वरूप बरगढ़ की जमींदारी भी प्रदान किया जाता है। तो रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह को बरगढ़ की जमींदारी भी दे दिया जाता है उनके दमन के कार्य हेतु। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने बलराम सिंह से समझौता कर विद्रोह को शांत किया और उन्हें माल खरोदा सहित 10 गांव प्रदान किया। ठीक, तो बलराम सिंह के समझौता किया और विद्रोह को शांत किया था 1845 में। उन्हें 10 गांव माल खरोदा सहित 10 गांव जो है दिए गए थे। आगे देखिए रघु जी की मृत्यु। अब रघु जी की मृत्यु हो जाएगा 11 दिसंबर 1853 को। रघु जी तृतीय की मृत्यु 11 दिसंबर 1853 को हुआ, 47 वर्ष की आयु में। सन 1854 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, तो इस समय थे 1854 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल, उनके द्वारा हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, यह लाया गया था। जिसके तहत किसी भी राज्य के कोई उत्तराधिकारी नहीं होते हैं तो वो जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा वह शासन। कोई गोद लिए हुए को शासक नहीं बनाया जाता है। स्वयं का अगर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो वह जो है क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन मिला लिया जाता था। तो इसी हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा नागपुर राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो नागपुर साम्राज्य के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता है। तो छत्तीसगढ़ अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो जाता है 1854 में। इस काल में यहाँ के अधिकतर फसल का निर्यात कामठी में स्थित ब्रिटिश सेना के लिए किया जाता था। कामठी में स्थित थे ब्रिटिश सेना, उन्हीं के लिए जो है इस क्षेत्र का अधिकतर फसल जाता था। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक सेना कमांडर थे कैप्टन मैक्सन। तो देखिए ब्रिटिश काल में कौन रहे, कैप्टन मैक्सन जो है प्रादेशिक सेना का कमांडर थे, कैप्टन मैक्सन। ठीक, तो ये हो गया हमारे रघु जी तृतीय का कार्यकाल। अब देखिए मराठा काल में जो पदाधिकारी थे कौन प्रथम थे कौन जो है अंतिम थे, उसे यहाँ लिस्ट दिया गया है, एक बार यहाँ पढ़ लीजिए। देखिए प्रथम मराठा शासक कौन थे, बिंबाजी भोसले। और अंतिम मराठा शासक देखें तो अभी रघु जी तृतीय अंतिम मराठा शासक हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार महिपाल राव, छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर। छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमन, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा। तो इन सभी का नाम आप याद रखेंगे। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वन लाइनर तो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, तो ये हुए पुनः मराठा शासन हम पढ़ लिए। अब इसके बाद देखिए संपूर्ण मराठा, अब इसके बाद हमें मराठा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके बाद 1854 से ब्रिटिशों का काल स्टार्ट हो जाता है। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो स्टार्ट होता है उसे हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मराठा कालीन जो शासन व्यवस्था चला है उसे यहाँ डिटेल से दिया गया है, उसे पढ़ते हैं अब। तो चलिए फटाफट पढ़ेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, अधिकारी इंपॉर्टेंट रहेंगे,
कौन कौन से अधिकारी क्या क्या कार्य करते हैं, उन्हें किन के लिए नियुक्त किया गया था अधिकारी, और इनके द्वारा लगाए गए कर टैक्स वगैरह रहेंगे, और कुछ मापन की जो प्रणाली है वे सभी जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मराठा शासन में। तो चलिए उसी को देखते हैं। तो देखिए, भोसला वंश के शासकों ने 1741 से 1854 तक के छत्तीसगढ़ में शासन किया। इन्होंने कलचुरी शासकों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर कई नवीन प्रशासनिक व राजनैतिक नीतियों को लागू किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले इनके प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। मराठाकालीन शासन व्यवस्था नागपुर के केंद्रीकृत तथा संचालित था। इस समय छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर प्रशासन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया था। तो पहला खालसा क्षेत्र कहलाता था और दूसरा जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र वह क्षेत्र था जहां मराठा शासकों द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जाता था। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जिस क्षेत्र में शासन करते थे वे खालसा क्षेत्र कहलाते थे, और दूसरा जमींदारी क्षेत्र। जो जमीन बड़े जमींदारों के हाथों में होती थी ऐसे जमीनें जमींदारी क्षेत्र कहलाते थे। तो यहाँ जमींदारी क्षेत्र में जमींदारों के माध्यम से शासन किया जाता था। देखिए, मराठा कालीन प्रमुख अधिकारी कौन कौन हुए। तो सबसे पहले सूबा शासन में कौन कौन अधिकारी रहते थे। तो 3 अधिकारी होते थे सूबा शासन के प्रमुख अधिकारी में, सूबेदार, फड़नवीस और पोतदार। तो ये 3 अधिकारी थे, सूबेदार, फड़नवीस और पोतदार, सूबा शासन के संबंध में। और परगना के अधिकारी में कम्मावीसदार, फड़नवीस, बड़कर, बरार पांडे, पंडरी पांडे और पोतदार, ये 6 अधिकारी होते हैं परगना के अधिकारी। कम्मावीसदार, फड़नवीस, बड़कर, बरार पांडे, पंडरी पांडे और पोतदार। ग्राम स्तर के अधिकारियों में देखिए, गौटिया, पटेल, कोतवाल, चौहान, ये 4 अधिकारी ग्राम स्तर के हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में 3 नए पद लाए जाते हैं, अमीन का, पोतदार और बरार पांडे, ये 3 नए पद ब्रिटिश नियंत्रण काल में लाए जाते हैं। देखिए, सूबा एवं परगना दोनों स्तर पर यहाँ पोतदार दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्तर पर पोतदार। तो पोतदार दोनों का अलग अलग होते हैं, और फड़नवीस भी दोनों में है, फड़नवीस और पोतदार ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं दोनों स्तर पर। अब यहाँ देखिए, सभी का यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इनके द्वारा क्या क्या किया जाता था। तो सूबा शासन के 3 प्रमुख अधिकारी थे, सूबेदार, फड़नवीस और पोतदार। तो सबसे पहले देखिए सूबेदार सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। तो ये जो है सूबा शासन के सर्वोच्च अधिकारी थे सूबेदार, और वे भोसले शासक के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। यह नागरिक, सैनिक, वित्तीय, दीवानी और फौजदारी मामलों विभाग के प्रमुख होते थे। तो इन्हें नागरिक, सैनिक, वित्तीय, दीवानी और फौजदारी सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते थे सूबेदार को अपने सूबे के संबंध में। उसके बाद देखिए फड़नवीस, यह एक राजस्व अधिकारी था जो सूबे के आय व्यय का हिसाब रखते थे। तो आय व्यय का हिसाब रखा जाता है फड़नवीस द्वारा। उसका यह एक सहायक होता था जिसे नायाब फड़नवीस कहते थे। वरिष्ठ फड़नवीस सूबेदार के कार्यालय में पदस्थ होते थे। तो ये सूबेदार के कार्यालय में ही पदस्थ होते थे, उसके सचिव के समान रहते था ये फड़नवीस जो है। ठीक, यह मराठा कालीन राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी था फड़नवीस। पोतदार को देखिए, यह राजधानी में स्थित खजाने में जमा होने वाले एवं निकलने वाले राशियों का हिसाब किताब रखते थे। तो इसमें जो खजाने में जमा होने वाली राशि है और जो निकलने वाली राशि है उन सब का हिसाब किताब लेखा जोखा रखते थे पोतदार। तो ये लेखा अधिकारी हैं, कह सकते हैं इन्हें। उसके बाद देखिए कमाविसदार परगने का प्रमुख होता था। परगने में कौन कौन से अधिकारी थे? कमाविसदार, फड़नवीस, नायाब फड़नवीस, बड़कर, बरार पांडे, पंडित पांडे और पोतदार, ये 6 अधिकारी। तो कमाविसदार जो है परगने का सर्वोच्च अधिकारी है जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। अपने क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली कार्यों को निर्वहन कमाविसदार द्वारा किया जाता था। परगनों में नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन करता था। नागरिक, सैनिक और वित्तीय 3 दायित्व इनको दिया जाता था। रैयत का अर्थ होता है किसान को रैयत कहा जाता है। तो किसानों की ओर से कमाविसदार को प्राप्त होने वाला भेंट को शुक्रान कहा जाता है। तो शुक्रान नामक भेंट लिया जाता था किसानों के द्वारा। कमाविसदार को रक्षाबंधन के अवसर पर दिए जाने वाले भेंट को टीका या नजराना कहलाता था। तो रक्षाबंधन पर दिया जाना भेंट कमाविसदार को टीका या नजराना कहलाता है। देखिए, उसके बाद है फड़नवीस परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी है, इसे लेखापाल भी कहते थे। यह मराठाकालीन राजस्व अधिकारी है। नायाब फड़नवीस का सहायक होता है बड़कर। लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करने वाला अधिकारी होता है बड़कर। परगने में फसलों की दशा एवं अन्य संबंधी स्थिति सूचना कमाविसदार को देता था। तो बड़कर जो है कमाविसदार को सूचना देता था कि परगने में फसल की दशा क्या है और कैसी स्थिति है, इन सबकी सामान्य स्थितियों की सूचना बड़कर देता था कमाविसदार को। उसके पश्चात देखिए बरार पांडे यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पाद के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। तो कृषि उत्पाद के आधार पर लगान का निर्धारण कार्य बरार पांडे द्वारा किया जाता है। यह गांवों का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। गांवों के दौरा कर भू राजस्व की जानकारी, अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली रकम का हिसाब भी यही रखते थे। तो अधीक्षक के समय जलाया गया पद था बरार पांडे। तो अधीक्षक के खजाने में जितने राशि जमा होता था उसका हिसाब किताब इनके द्वारा रखा जाता था। उसके बाद है पंडरी पांडे, मादक द्रव्य से होने वाले आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी। तो पंडरी पांडे याद रखेंगे, मादक द्रव्य से होने वाले आय का हिसाब किताब रखते थे।
पोतदार मराठा कालीन राजकोषीय अधिकारी थे। परगने में आय व्यय का हिसाब रखना बरार पांडे के सहयोग के लिए इसकी नियुक्ति किया गया है। तो बरार पांडे के सहयोग के लिए ये भी आय व्यय का हिसाब रखते थे। उसके बाद देखिए ग्रामीण स्तर के अधिकारियों की, तो 4 अधिकारी थे, गोटिया, पटेल, कोतवाल और चौहान। तो गौटिया जो है ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था, जिसका प्रमुख ग्रामीण शासन का संचालन करते थे। ये गांव के मजिस्ट्रेट व पुलिस प्रधान थे। तो गांव में जो भी छोटे मोटे केस थे उनकी सुनवाई करते थे गौटिया, और पुलिसों के भी प्रधान थे गौटिया। यह एक कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा। नए गौटिये को कमाविसदार नियुक्ति पत्र देते थे। तो नए नियुक्ति पत्र दिया जाने लगा, गौटियाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाने लगा था। पहले कलचुरी काल में यह जो है वंशागत रहता था, अब उन्हें नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया जाता था कमाविसदार द्वारा। इनके कार्यों के एवज में उन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान किया जाता था। उसके पश्चात है पटेल। पटेल मराठा काल में सृजित नया पद था जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करते थे। तो इसका सृजन मराठा काल में हुआ था। यह लगान के निर्धारण और वसूली में मदद करता था गौटिया का। साथ में अगला है कोतवाल। गांवों में सुरक्षा का कार्य करता था कोतवाल, सुरक्षा कार्य। चौहान देखें, यह ग्राम रक्षक होता था एवं इसके कार्यों पर गौटिया का नियंत्रण होता था। गांव का रक्षक होता था चौहान, और इसके कार्यों पर गौटिया का निरीक्षण होता था। वह ग्राम सुरक्षा की में गौटिया की सहायता करता था। ठीक, तो ये 4 अधिकारी ग्रामीण स्तर पे थे। अब ब्रिटिश नियंत्रण काल में जो सृजित पद थे 3, अमीन, बरार पांडे और पोतदार। तो उन्हें देखिए, इसमें बरार पांडे और पोतदार का वर्णन पहले ही देख चुके हैं। अमीन को देखिए, राजस्व संबंधी किताब की शुद्धि के लिए प्रत्येक परगने में अमीन नामक कर्मचारी की नियुक्ति। तो वे पटवारी के समान कार्य करते हैं। राजस्व संबंधी किताबों की शुद्धि, उसकी शुद्धि को बनाए रखने का कार्य करते थे। मतलब सही तरीके से जमीन का जो हिस्सा है उसे निर्धारित किया जाता था। उसके बाद बरार पांडे पोतदार को हम आगे भी देख सकते हैं। ये जो है आय व्यय का हिसाब रखने वाले अधिकारी होते थे। आगे चलिए, अन्य कर्मचारियों की सूची दिया गया है। तो एक है पांड्या। पांड्या क्या होते थे? अस्थायी राजस्व कर्मचारी होते थे। तो ये अस्थायी पद था, पांड्या, इसे याद रखेंगे। यह जो है अस्थायी पद है। इनका जब कार्य रहता है तब तक के पद रहता है, उसके बाद समाप्त कर दिया जाता है। इसकी नियुक्ति अमीन के साथ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता था। पांड्या का कार्य की समाप्ति के बाद पद को समाप्त कर दिया जाता था। पौनी, ये विशेष सेवादार होते थे। विशेष सेवादार पौने। माल चपरासी, यह सरकारी संपत्ति व माल की सुरक्षा करता था। राजस्व कार्य में मदद करता था माल चपरासी। अगला है बख्शी। बख्शी सेना के भुगतान का प्रभारी होता था। तो सेनाओं को उनके सैलरी देने वाला जो अधिकारी था उसे बख्शी कहते थे। सिक्के नवीस। सिक्के नवीस मुहर वसील के प्रभारी होते थे सिक्के नवीस। चिटनीस। चिटनीस जो है सचिव होते थे, सचिव के समान रहते थे चिटनीस। कारकुन, इसे याद रखेंगे आप। कारकुन, कारकुन कौन है? आयात निर्यात पर कर जिसे मराठा शासन में सायर कहते थे, उसका हिसाब कारकुन द्वारा किया जाता था। तो सायर नामक जो कर लगाया जाता था, जो आयात निर्यात कर है, उसका हिसाब रखने वाला अधिकारी कारकुन कहलाता था। कारकुन देखिए, सूबेदार, फडणवीस, उप फडणवीस, कमाविसदार, इन चारों अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों से 1 रुपये प्रति माह ग्राम प्राप्त होता था। प्रति ग्राम 1 रुपये इनको मिलता था, सूबेदार, फडणवीस, उप फडणवीस और कमाविसदार को। मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था देखिए, तो यहाँ तालुकदारी व्यवस्था और ताहूदारी 2 प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलता है मराठा काल में। तो सबसे पहले देखिए तालुकदारी पर व्यवस्था। इसकी शुरुआत मराठा शासन काल में हुआ था। सूत्रधार थे मराठे को, उनका सूत्रधार माना जाता है तालुकदारी व्यवस्था का। तालुकदार है, ये तालुकदार है। तो गठन इस यहाँ तरेंगा और लोरमी 2 तालुक का गठन किया गया था। तरेंगा 145 ग्राम थे और लोरमी में 103 ग्राम। तो तरेंगा और लोरमी नामक 2 तालुकदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ये समानता यह राजस्व प्रबंधन की एक नवीन व्यवस्था थी जो वर्तमान में प्रचलित ठेकेदारी पद्धति जैसी थी। तो ठेकेदारी पद्धति जो वर्तमान में है उसी के समान था तालुकदारी व्यवस्था। इसमें क्या होता था, इसकी प्रक्रिया देखिए। इस व्यवस्था में भू राजस्व के लिए मराठा शासकों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति के द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली की राशि के आधार पर उस क्षेत्र के को ठेके पर दे दिया जाता था। अवधि की समाप्ति पर ठेका या तो समाप्त कर दिया जाता था या उसका नवीनीकरण कर दिया जाता था। अर्थात उसी को फिर से दिया जाता था तो वो नवीनीकरण कहलाता था, या फिर उनके द्वारा काम नहीं किया जाता था तो किसी और को ठेका दे दिया जाता था। अंततः तालुकदार ठेके की राशि खजाने में जमा कर देते थे। तो जो है वार्षिक रूप से ठेका में दिया जाता था और उसके द्वारा एक निश्चित क्षेत्र के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर देते हैं। जो सर्वाधिक ज्यादा बोली लगाता है उसे जो है ठेका दिया जाता था। तो ये तालुकदारी व्यवस्था 2 तालुकदार थे, एक तरेंगा और लोरमी। तरेंगा में 145 ग्राम, लोरमी में 103 ग्राम आते थे। और देखिए ताहूदारी व्यवस्था, यह ब्रिटिश नियंत्रण काल में प्रारंभ हुआ था। तो इसका ताहूदारी व्यवस्था का प्रारंभ
ब्रिटिश नियंत्रण काल और किनके द्वारा? कैप्टन सैंडिस के द्वारा। सबसे पहले 1826 में लोरमी को बनाते हैं। कैप्टन सैंडिस द्वारा इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, ताहूदारी। इसका उद्देश्य क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत ऊसर, बंजर एवं त्याज्य भूमि को, जो अनुपजाऊ भूमि है, उनको स्थानीय प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो स्थानीय प्रभावशाली लोगों की मदद से कृषि योग्य भूमि परिवर्तित करना और उस भूमि को फिर उन्हें कृषि करने के लिए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था के तहत निर्मित क्षेत्र को ताहूदार क्षेत्र कहते थे तथा उसके प्रमुख को ताहूदार कहते थे। इस व्यवस्था में के तहत ब्रिटिश नियंत्रण काल, मराठा काल और स्वतंत्र ब्रिटिश काल के तहत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित ताहूदारी गठित किए गए थे। तो सबसे पहले सैंडिस के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था और दो क्षेत्र लोरमी और तिरंगा। सैंडिस ने लोरमी को 1826 में सबसे पहले और तिरंगा को 1828 में। उसके बाद देखें हैं मराठा काल में रघुजी तृतीय द्वारा सिरपुर और लवन को, सिरपुर को 1843 में और लवन को 1848 में ताहूदार बनाया जाता है। फिर देखिए 1854 के बाद चार्ल्स इलियट द्वारा संजारी, खल्लारी और सिहावा तीन नए ताहूदारियों का निर्माण किया जाता है। संजारी 1858, खल्लारी और सिहावा ये तीनों 1858 में प्रारंभ किया गया ताहूदारी व्यवस्था संचारी, खल्लारी और सिहावा में। तो ये टोटल कितने छत्तीसगढ़ में 7 ताहूदार क्षेत्र थे, ताहूदारी क्षेत्र थे। ठीक, तो इन सातों को याद रखेंगे और किनके समय स्टार्ट किया गया था वे। चलिए आगे इसका परिणाम, ये ताहूदारी व्यवस्था से क्या फायदा हुआ इसे देखिए। वह व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा था, यह व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा क्योंकि स्थानीय प्रभावशाली लोग न तो जमींदार की तरह धनवान थे और न ही गौंटियों की तरह अधिकार संपन्न थे। इस कारण जो है यह व्यवस्था ज्यादा प्रभावशील नहीं रहता था। ताहूदारी व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण काल 1826 को प्रारंभ की गई, जबकि तालुकदारी व्यवस्था प्रारंभ कब हुआ इस तिथि को ज्ञात नहीं है। इसका तिथि ज्ञात नहीं है तालुकदारी व्यवस्था का। देखिए राजस्व आय के स्रोत, तो अब यहाँ हम देखेंगे मराठा कालीन जो प्रमुख कर हैं, राजस्व आय के कौन कौन से स्रोत थे उसे देखिए। तो भोसले शासक के राजस्व आय के प्रमुख 7 स्रोत थे। तो 7 निम्नलिखित करों के माध्यम से इन्हें आय प्राप्त होता था। है भूमिकर। भूमिकर किसानों के पास स्थित हलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती थी। एक हल के अंतर्गत 2-2.5 एकड़ भूमि आती थी। कर वसूल करने के लिए न तो कोई सामान्य सिद्धांत था और न ही कोई निश्चित नियम। शासकों का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त करना होता था। तो इनके द्वारा, जैसे इससे पहले कलचुरियों में देखें तो उनमें निर्धारित रहता था उपज का 1/6, तो इनके में ऐसा निर्धारित नहीं था। मराठा काल में इनका अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त करना ही इनका उद्देश्य था। फिर आगे देखिए दूसरा है टकोली। तो टकोली क्या होता है? यह वार्षिक कर्ज है। तो जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर या वार्षिक नजराना टकोली कहलाता था। तो यह जमींदारों से लिया जाता था वार्षिक कर टकोली। ये भूमि कर जो है किसानों से लिया जाता था। अगला देखिए सायर आयात निर्यात कर होता था या फिर इसे बिक्री कर के नाम से भी जानते हैं। तो सायर आयात निर्यात कर है या इसे बिक्री कर के नाम से भी जानते हैं। चौथा है कलाली आबकारी कर है। यह मादक पदार्थों और शराब के विक्रय पर लिए जाने वाले लाइसेंस शुल्क को कहा जाता है कलाली। तो इसे आबकारी कर या मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लाइसेंस जो जारी किया जाता है तो लाइसेंस शुल्क को ही कलाली कहा जाता है। उसके बाद पंडरी क्या है? गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर है। तो गैर कृषि कार्य जैसे कुम्हार से लिया जाता था, बढ़ई से लिया जाता था, लोहार से लिया जाता था, ऐसे गैर कृषि मदों पे लिए जाने वाला कर था पंडरी। यह जो है परिवार की आय का 10% होता था पंडरी कर। उसके पश्चात देखिए सेवई कई स्थायी करों का सामूहिक नाम था। तो बहुत सारे कर है उनके एक साथ सेवई कहा जाता था। यह जुर्माने के तौर पे रहता था। जैसे कोई किसी को दंड दिया जा रहा है जुर्माने के रूप में, तो बहुत सारे दंडों के लिए अलग अलग जो है राशि निर्धारित किया गया था। तो उन सभी राशियों को एक साथ सामूहिक रूप से सेवई कहा जाता था। तो यह एक जुर्माने की राशि होती थी सेवई। उसके बाद देखिए जमींदारी कर। यह आयात किए हुए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया गया कर होता था। तो बाहर से आयात किए हुए अनाज के लिए जमींदारी के ऊपर लगाया गया कर। प्रति गाड़ी के पीछे 3 पयाली लिया जाता था। 3 पयाली कर देना पड़ता था एक गाड़ी के पीछे। अन्य करों में देखिए मुख्य करों के अलावा कुछ अन्य प्रकार के कर भी थे जो विभिन्न त्योहारों के अवसर पर जनता के द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिए जाते थे। जैसे भेंट स्वरूप कमाविसदार को प्रत्येक गांव में से एक निश्चित धनराशि दी जाती थी। इन करों को सूबेदार फडणवीस और नायब फडणवीस आदि उच्च अधिकारियों के द्वारा वसूल किया जाता था। अब कौन कौन से कर है यहाँ दिया गया है उन्हें देख लीजिए। ये भेंट स्वरूप अपनी इच्छा से दिए जाने वाले कर है, यह जो है अनिवार्य कर नहीं थे। देखिए सबसे पहले थे शुक्राना।
शुक्राना पहले भी देखे हैं। रैयत अर्थात किसानों की ओर से कमाविसदार को प्राप्त होने वाला भेंट शुक्राना कहलाता था। दूसरा टीका या नजराना, यह कमाविसदार को रक्षाबंधन के अवसर पर दिए जाने वाला कर है। महल, यह कर खालसा जमीन पर लगाया जाता था जो अनुमानित कर था। तो खालसा जमीन पर लगने वाला कर था, इसे अनुमानित कर कहा जाता है महल कर को। अगला है पट्टी, यह घर कर घरों पर लगाया जाता था। तो घर है उन सभी को जिनके जिनके घर है पट्टी कर देना रहता था। जुहा पट्टी, यह कर प्रति हल, हल अर्थात नांगर, उनके पीछे लगाया जाता था। प्रति हल के पीछे लगाया जाने वाला कर जुहा पट्टी। टोयंगा पट्टी, यह कर बंजारों पर लिया जाता था। टोयंगा पट्टी बंजारों पर लगाया गया कर था। गुहेगारी, देखिए गुहेगारी या गुनाहगारों से लिया जाता था। यह एक प्रकार का जुर्माना था जो गुनाह कर लगाया जाता था, गुनाह पर लगाया जाता था, जैसे अवैध लैंगिक संबंध स्थापित करना, कुंवारियों से लैंगिक संबंध पर लगाया जाता था। तो ये गुनहगार पे गुनाह करने से लगाया जाने वाला कर है गुहेगारी कर। भात खवई कर, जाति से बाहर किए गए व्यक्ति को पुनः सम्मिलित होने पर अपने बिरादरी को भोज देना पड़ता था, उसे ही भात खवाई कहते हैं। तो भात खवाई याद रखेंगे। अगला देखिए जिद्दी जिद्दीदा टीका। जिद्दीदा टीका क्या है? गौटिया या पटेल बनने पर सरकार को दी जाने वाली भेंट है। तो ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार, रिश्वत दिया जा रहा है, मान सकते हैं। गौटिया पटेल बना रहे हैं, उसके लिए जिद्दीदा का टीका दिया जा रहा है। चैतिया, चैतिया संपत्ति का 1/4 हिस्सा दी जाने वाली कर है। चौथा है अनधिकृत रूप से अर्जित। तो चौथी जो है अनधिकृत रूप से अर्जित संपत्ति पर कर है। इजारा करता, तीर्थ स्थानों पर विभिन्न व्यापारियों एवं विक्रेताओं से ले जाने वाले कर को इजारा करता कहते हैं। कुर्की, सरकार के अनुकूल बिक्री पर संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर है। अनुकूल बिक्री, अगर ज्यादा बिक रहा है उसके अनुसार तब जो है स्वेच्छा से जो है कर देते हैं और कुर्की कर कहलाता है। नूरमीन, एक प्रकार का आयतित कर था जो ठेके पर दी जाती थी। घाट गारा, यह एक उस गाड़ी पर लगता था जो नदी घाट पार करता था। तो नदी के घाट पार करने पर जो कर लगता था वह घाट गारा कर कहलाता है। अब अगला देखिए विवाह संबंधी कर दिए गए हैं यहाँ। तो देखिए विवाह संबंधी कर में सबसे पहले है मुंडोना या मुंडुनुन। यह वर वधु दोनों पक्षों से लिए जाने वाला कर है मुंडोनुन। तो विवाह करने के लिए पहले आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता था। अगला है चूरी पहनाना। तो छत्तीसगढ़ में स्त्री पुनर्विवाह को चूरी पहनाना के नाम से जाना जाता है और इसी विवाह पर लगने वाले कर को चूरी पहरावन के नाम से जानते हैं। जो अपने देवर के स्थान पर किसी अन्य से विवाह करते हैं तब लगाया जाता था चूरी पहरावन कर। अगर देवर से विवाह किया जाता है, स्त्री का पुनर्विवाह अगर देवर से होता है तब धुजौनी नामक कर लगते थे, धुजौनी नामक कर। तो किसी भी तरह से विवाह कर रहे हैं मतलब कर देना ही है। आगे देखिए साउन, यह कर उन परिस्थितियों में माता पिता पर लगाया जाता था जब विधवा का पुनर्विवाह न कर अपने पास बिना विवाह के रखते थे तब लगाया जाता था साउन कर। पेठू कर, यह कर पूर्व विवाह को तोड़कर नए रिश्ते बनाने पर लगाया जाता था। तो अपने पुराने विवाह को तोड़कर नए विवाह करेंगे तब पेठू विवाह। तो विवाह में जैसे भी विवाह करो आपको कर देना ही पड़ेगा। नजराना, अब नजराना में देखिए कब और किस अवसर पर क्या क्या नजराना मिलता था। तो दशहरा टीका, दशहरा के अवसर पे ठेकेदार को अन्य स्टेटों के समान टीका देना ही पड़ता था, परंतु उसके सिवाय प्रत्येक गांव से एक एक बकरा, एक एक खद्दी लिया जाता था जो तहरू कहलाता था। तो तहरू कहलाता था जहां वहां लोग बसते थे, वहां वहां से एक एक तोड़ा लिया जाता था। तो इतना सारा जो है दशहरा के अवसर पर दिया जाता था। चूड़ी और मड़वाना, चूड़ी और मड़वाना, चूड़ी और मड़वाना टैक्स लेने का दस्तूर था। 3 साल के पश्चात जब गांव किसी दूसरे ठेकेदार को दिया जाता था तब उससे भारी रकम नजराने में ली जाती थी। हर एक ठेकेदार के को प्रति तीसरे वर्ष अपनी सारी जमीन की 1 साल की पूरी लगान पटानी पड़ती थी जो पटेली दंड कहलाती था। पान टीका क्या है? राजा साहब के पान खाने का खर्च को पान टीका कहते थे। उड़द कोहड़ा टीका, उड़द कोहड़ा टीका क्या है? राज भंडार के लिए बड़ी बनाने हेतु गांव से कुछ उड़द और कुम्हड़ा लिए जाते थे। तो उड़द और कुम्हड़ा लिए जाते थे, उसे ही उड़द कुम्हड़ा टीका कहा जाता है। फगुआ टीका, यह फागुन की होली त्योहार के प्रति गांव से भेंट ली जाती थी, उस भेंट को फगुआ टीका कहते थे। जांगी बरार, वैष्णव साधुओं के मठों के लिए खर्च किया गया जो अमाउंट है उसे जांगी बरार कहते हैं। घी टीका, घी टीका क्या है? राजमंडल भंडार के लिए गांवों से घी लिया जाता था, उसे घी टीका कहते हैं। तो ये नजराने हैं, अलग अलग अवसर पे अलग अलग माध्यम से लिया जाता था। अब देखिए इनके क्या दिया गया है, अब यहाँ विनिमय एवं मापन पद्धति दिया गया है।
तो क्रय विक्रय के लिए प्रारंभ में कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कौड़ियों की जगह नागपुरी रुपयों का प्रचलन शुरू हो जाता है। तो कौड़ी से लेकर के मुद्रा जो है रुपया तक के चलता था इस काल में। तो सबसे पहले कौड़ी, तो इसे पहले से पढ़ लिए हैं हम जब कलचुरी शासन देख रहे थे, तो ये मुद्रा प्रणाली उन्हीं के समान था। कौड़ी, एक कौड़ी कौड़ी हो गया, और कौड़ी जो है एक गंडा कौड़ी सबसे छोटा इकाई, उसके बाद गंडा, कोरी, दागोनी और रुपया, ठीक, ये 5 इकाई रहते हैं मुद्रा की। तो कौड़ी सबसे छोटा है, रुपया सबसे बड़ा। रुपया कौड़ी के बाद गंडा, तो 4 कौड़ी का एक गंडा होता है, 5 गंडा का एक कोरी होता है, और 20 कोरी का एक दोगानी होता है, और 16 दोगानी का एक रुपया होता है। तो ये मुद्रा प्रणाली पहले भी पढ़े हैं। उसके बाद देखिए एक और पहले पढ़ चुके हैं, वस्तु की मापन प्रणाली। तो शेर, पसेरी और मन, ये 3 इकाई होते हैं मापन के। तो एक शेर हो गया, देखिए एक पसेरी बराबर 5 शेर होता है, और एक मन बराबर 8 पसेरी होता है। तो इसे पहले कलचुरी प्रशासन काल में भी देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ जो नए चीज दिए हुए हैं, दूरी मापन की प्रणाली। तो दूरी मापन के लिए यहाँ मील, कोस, धाप, मील, कोस और धाप, और ये हॉक, इसका प्रयोग करते थे। तो मील, तो एक मील हो गया, उसके बाद एक कोस बराबर कितना होता है, 2 मील। तो एक कोस में 2 मील आते हैं, और एक धाप जो है आधा कोस के बराबर रहता है, और आधा धाप जो है एक हॉक के बराबर रहता है। ठीक, तो हॉक सबसे छोटा इकाई है, और इसमें जो है क्या है, कोस जो है बड़ा है, 2 मील के बराबर रहता है कोस। मापतौल प्रणाली में देखिए, तो मापतौल प्रणाली में छटांग, फोहाई, अधेलिया, चौथिया, काठा, खंडी और खाड़ी और गाड़ा। खाड़ी, तो आप लोग गाड़ा, खाड़ी और काठा को सुने ही होंगे। उसके अलावा चौथी, अधेलिया, फुहाई और छटांग भी होता है। तो 16 छटांग या 49 छटांग बराबर एक फुहाई होता है, 2 फुहाई एक अधेलिया के बराबर होता है, और 2 अधेलिया एक चौथाई के बराबर होता है। अब देखिए 4 चौथाई मिलकर के एक काठा होता है, 4 चौथिया मिलकर एक काठा होता है, और 20 काठा मिलकर एक खंडी, या इसे खाड़ी भी बोलते हैं, 20 खाड़ी होते हैं। 20 काठा एक खाड़ी होता है, और 20 20 खाड़ी जो है एक गाड़ा होता है। तो ये मापतौल की प्रणाली मराठा काल से प्रचलित है। अब देखिए मराठा कालीन साहित्य एवं भाषा दिए हुए हैं। तो मराठा कालीन साहित्यकार, सबसे प्रमुख साहित्यकार थे मराठा कालीन बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे, मराठा कालीन लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाओं देखें, तारीख है हयवंशी, तो तारीख है हयवंशी कलचुरी काली, कलचुरियों का इतिहास, सार रामायण दीपिका, सार रामायण दीपिका, विक्रम विलास, गीता माधव, राम अश्वमेघ, रतनपुर का इतिहास। तो रतनपुर का इतिहास भी लिखा गया है इनके द्वारा। इन्हें जो है आधुनिक छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक इतिहासकार माना जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक इतिहासकार माना जाता है बाबू रेवाराम को। देखिए मराठा कालीन भाषाओं में बिंबा जी के कार्यकाल में जो है मराठी, मोड़ी और उर्दू तीनों भाषाओं का प्रचलन था। रघुजी तृतीय के समय में मराठी और हिंदुस्तानी भाषा का प्रचलन था। तो देखिए रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में मराठी और हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते थे। मराठी और हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग देखिए मराठा कालीन पंचायत एवं अन्य व्यवस्थाओं में क्या क्या शामिल है। तो मराठा कालीन पंचायत व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। इन पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। मराठों ने कलचुरियों के समय प्रचलित पंचायत प्रणाली पर विशेष रूप से अनुसरण किया था। तो कलचुरियों के समय जो प्रणाली थी पंचायत प्रणाली, उसी का अनुसरण करके किए थे। जिन मामलों में कमाविजदार या अन्य अधिकारी द्वारा पंचायत का गठन होता था, उन मामलों में दोनों पक्षों से पहले ही इकरारनामा लिया जाता था। इस गठित पंचायत द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते थे। जनता अन्य माध्यम से प्राप्त निर्णयों के मुकाबले पंचायत के निर्णय से को अधिक युक्तिसंगत, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण मानते थे। वे शासकीय न्याय से पंचायती न्याय को सदैव प्राथमिकता देते थे। तो शासकीय न्याय से ज्यादा पंचायती न्याय को प्राथमिकता देते थे। तो मतलब न्यायालय जो है, पंचायत जो है न्यायालय के समान काम करते थे। आगे देखिए फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई न्यायालय स्थापित नहीं थे। तो क्रिमिनल न्यायालय नहीं थे छत्तीसगढ़ में। फौजदारी मामलों का फैसला स्वयं राजा या कमिश्नर द्वारा किया जाता था। गांव के छोटे छोटे मामले पटेल के द्वारा निपटाए जाते थे, जिसमें प्रायः जुर्माना वाले मामले होते थे। बड़े व गहन मामले को पटेल उच्च शासकीय अधिकारियों को प्रेषित करता था। ठीक, तो ये जो है पंचायत व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में। अब अगले देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है इतने सारे, इसमें से देख लीजिए आप, पहले से पढ़े भी हैं कुछ और कुछ नए हैं। तो मुद्रा देखिए, नागपुर रुपया 8 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। तो 8 प्रकार के हम देखे हैं, जो कौड़ी से लेकर के नागपुरी रुपया तक के। सेबबंदी व्यवस्था यह पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। तो याद रखेंगे सेबबंदी क्या है, एक पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। मराठों ने कलचुरी के प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत जारी नहीं रखा था, केवल गौटिया पद को ही जारी रखा था। मराठों के छत्तीसगढ़ का प्रशासन ब्रिटिशों को सौंप दिया गया था। मराठों ने भू राजस्व की 10 साला बंदोबस्त लागू नहीं किया। तो भू राजस्व की 10 साला अर्थात 10 सालों तक के जो लगान रहता था, उसे यहाँ लागू नहीं किया गया था।
ग्राम स्तर पर मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था भी लागू नहीं किया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत न्याय का कार्य करते थे। मराठा काल में छत्तीसगढ़ की जनता सोनाखान जमींदारी के आतंक से निरंतर प्रभावित रहते थे। तो सोनाखानी जमींदारी का आतंक बहुत ज्यादा फैला हुआ था। वर्षा वर्षा नामक कृषि भूमि में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता था। तो ये वर्षा या इसे बर्छा भी के नाम से जानते हैं, वर्षा, यह गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बाड़ी बाड़ी यह साहूकारों से लिया जाने वाला ऋण था। बाड़ी सारंगढ़ व रायगढ़ रियासत ने मराठों के स्थान पर अंग्रेजी वर्चस्व को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। सारंगढ़ और रायगढ़ की रियासत ने मराठों की जगह अंग्रेजी वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था। अगला देखिए, मराठा काल में हलों की संख्या के आधार पर उनका लगान निर्धारण होता था। प्रति हल के पीछे 10 से 16 रुपए के बीच लगान वसूला जाता था। तो हल की संख्या के आधार पर लगान का निर्धारण और प्रति हल में 10 से 16 रुपए लगान देना होता था। भूमि का माप हलों की संख्या के आधार पर किया जाता था। एक हल में लगभग 2 से 2.5 एकड़ भूमि आता था। सन 1818 से पूर्व प्रचलित दर के अनुसार देखिए, ये मापन की प्रणाली है। 1 मन बराबर 8 पसेरी होता है और 1 मन बराबर 8 पसेरी होता है। 1 नाग पूरी रुपया बराबर 16 दुकानी बराबर होता है 3680 कौड़ी के बराबर होता है। छत्तीसगढ़ में अनाज के रूप में ऋण दिया जाता था, जो सवाया या डोटा के रूप में वसूल किया जाता था। तो अनाज का ऋण देते थे, उसे सवाया या डोटा के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो मराठा काल की जो शासन व्यवस्था था वो कैसे चला है ये हम पढ़ चुके हैं। अब तो पूरा मराठा काल जो है कंप्लीट होता है यहाँ अब 1854। तो 1854 से अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल। तो पूर्णतः ब्रिटिश के अधीन आ गया है अब हमारा छत्तीसगढ़। तो अब हम जहाँ से देखेंगे 1854 से ब्रिटिश काल जो भारत के स्वतंत्र होने तक 1947 तक के चलेगा। तो पहले ब्रिटिश का हम शासन पढ़ेंगे, उसके पश्चात ब्रिटिशों के विरुद्ध जो हमारे आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन को पढ़ते जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन व्यवस्था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।